आज मोटिवेशन सेगमेंट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ठोकरें हमें बेहतर इंसान बनाती है। तो क्या है कि जैसे कि इंसान अगर जब तक फेलियर्स नहीं गुजरता है तो अपनी सफलता की एक नज़दीक सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाती। तो आज हम जानना चाहते हैं क्या चीज़ कारण है कि ठोकरें इंसान को बेहतर इंसान बनाती है। जैसे कि अगर आप इस चीज़ को और हम लोग कहें अगर ऐसे आ जाती है आपके एग्ज़ाम में कि कह दिया जाए कि जैसे कहा जाता है कि ऐसे है, मनुष्य की परिपक्वता का अर्थ उस गंभीरता को प्राप्त करना है जो बचपन में खेल के समय होती है। तो उसी का आधार पर हमने लिखा कि जो इंसान क्योंकि ठोकरें हमें बेहतर इंसान बनाती है। जब मनुष्य क्या होते हैं धीरे धीरे परिपक्वता के अवस्था में आते हैं तो क्या होता है कि उनके अंदर कुछ सफलताएं हाथ लगती है, कुछ असफलताएं लगती है। तो असफलताओं से सीखते हुए उन्हें उनके अंदर क्या ऐसी चीज़ें आती हैं जो उनको अंदर एक बेहतरीन इंसान बनने की प्रक्रिया में जागृत होती है। हम इसके ऊपर ऐसे आ जाता है, आप लोग कैसे लिखिएगा। तो क्या होता है कि हम जानना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमें जीवन में संघर्ष सफलता हासिल हो। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि हम लोग जानना चाहते हैं कि जब भी हम संघर्ष करें उसमें सफलता निहित हो। हम जो भी सपना देखें वो एक झटके में पूरा हो जाए। हमारे पास दुनिया को अपने कदमों में झुका सकने वाली ताकत हो, बेशुमार दौलत और ऊंची सामाजिक हैसियत हो। सच तो यह है कि हमारी भूख इससे भी ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि हम जीवन के किसी भी युद्ध में पराजित न हो। हम चुनौती देने वाला हर व्यक्ति हमसे हार जाए। इस लाइन को कहने का तात्पर्य हुआ हमारा कि हम लोग चाहते हैं कोई भी चीज़ हम जिस चीज़ को सोचे हम एक कर लें, एक सफलता मिल जाए। उसके ऊपर कुछ समय मेहनत किए, संघर्ष किए, तुरंत हमारे हाथों सफलता लग जाए। और हम कोई व्यक्ति से हम किसी प्रकार की कोई हम लोग टक्कर हो तो हम लोग क्या करें, उससे तुरंत हम जीत चुनौती देने वाला हर व्यक्ति का हो सके हमसे हार जाए व्यक्ति। गौर से देखें तो जितने की इस भूख के फायदे भी हैं और नुकसान भी क्या होते हैं। जितने के कुछ तो फायदे तो है ही, उसके साथ साथ नुकसान भी हैं। कैसे? हालांकि लोगों का ध्यान प्राय इसके फायदे पर ही जाता है। यही कारण है कि हमारे माँ बाप और अध्यापक बचपन से ही हमारे भीतर ये भूख भर देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसी किलर इंस्टिंक्ट की बदौलत व्यक्ति सफलता के चरम स्तर को छू पाता है। इसलिए बच्चे को सिकंदर, नेपोलियन और पृथ्वीराज चौहान की झूठी सच्ची कहानियाँ सुनाते हैं। जैसे कि उन लोग हमारे जो माता पिता हैं, जो गार्जियंस हैं, उन लोग क्या करते हैं, बच्चे के अंदर किलर इंस्टिंक्ट मतलब कि उनके अंदर एक ऐसी कहानियाँ सुनाई जाता है, समाजों में ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। सिकंदर महान, नेपोलियन, पृथ्वीराज चौहान की उनकी एक मिथक कथाएँ सुनाई जाती हैं। और वे बच्चों को बचपन से ही अव्वल स्थान पर पहुँचने और बने रहने का संस्कार देते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें अगर सभी बच्चे, तो क्या है कि अगर निहित है, अगर हम देखें तो सभी व्यक्ति कोई भी काम करते सभी व्यक्ति के हाथों सफलता तो लगेगी नहीं, किसी के हाथों असफलता लगेगी। तो उसकी अगर हम बात करेंगे जैसे कि पर इस भूख को रात दिन महिमा मंडित करने और समानांतर हमें यह भी सोचना चाहिए कि क्या हम भूख सचमुच इतनी शुभ है। भूलना नहीं चाहिए कि जितना हम तुलनात्मक स्थिति या रिलेटिव पोजीशन है, कोई जीतेगा कहने में निहित है कि कोई हारेगा भी। आमतौर पर जब एक व्यक्ति जीतता है तो 150 लोग हारते भी हैं। किसी कक्षा में जब एक बच्चा पहला स्थान हासिल करके गौरवान्वित में डूबा होता है तो ठीक उसी समय बाकी बच्चे पराजय बोध से तिलमिला रहे होते हैं, भले ही उनकी पीड़ा पर किसी की नज़र न जाए। अंततः इस बात पर गंभीरता से सोचा जाना चाहिए कि क्या एक व्यक्ति के आत्ममुग्धता का मौका देने के लिए बाकी 99 को कुंठा में धकेलना उचित है। यह हमारे समाज का भयानक सच है और विद्यार्थी जीवन में तो इसकी कड़वाहट का एहसास सबसे तीखा होता है। इस नाजुक उम्र में यह समझना बेहद ज़रूरी है कि हार हमेशा बुरी नहीं होती, उसे भी जीवन में एक स्वाभाविक हिस्से की तरह लिया जाना चाहिए। सच यह है कि लगातार मिलने वाली पराजय भले ही इंसान को तोड़ देती है, पर कभी कभार लगने वाली ठोकरें इंसान को बेहतर ही बनाती हैं, उसे ठीक से मान देती है। थोड़ी बहुत ठोकरें खाने का पहला फायदा यह है कि
इससे व्यक्ति में धैर्य और जुझारूपन जैसे चारित्रिक गुणों का विकास होता है। आजकल कई मनोवैज्ञानिक मानने लगे हैं कि व्यक्ति की सफलता में बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं इंग्लिश में हम लोग, और भावनात्मक क्षमता, इमोशनल इंटेलिजेंस, जैसे कि इस सब इंटेलिजेंस हुआ, इमोशनल इंटेलिजेंस हुआ, जब हम लोग इथिक्स पढ़ेंगे इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा किया जाएगा, से ज़्यादा बड़ी भूमिका लगन या परजर्वेरेंस का होती है। परजर्वेरेंस का अर्थ होता है कठिनाइयों से डरे बिना अपने उद्देश्यों की साधना में लगातार जुटे रहना। इसके उदाहरण दुनिया में भरे पड़े हैं। याद रखिए कि थॉमस एडिसन लगभग 1000 विफल प्रयोग करने के बाद बल्ब का आविष्कार कर पाया था। आइंस्टीन को तो मंदबुद्धि बालक बताकर स्कूल से ही निकाल दिया गया था। इन सब की ताकत यही थी कि विफलता की इन क्रूर क्षणों में भी ये टूटे नहीं, बल्कि अपने जीत पर अड़े रहे। आज तो यह कल्पना करने से ही कपकपी छूटती है कि हर विफलता के बाद इन महापुरुषों ने अपना आत्मविश्वास कैसे बनाए रखा होगा। विफल होने का दूसरा फायदा यह भी है कि व्यक्ति के पैर जमीन पर टिके रहते हैं, अर्थात लोग हवाईबाजी नहीं करते। उसके मन में यह एहसास बना रहता है कि वह दुनिया का मालिक नहीं, बल्कि समाज में और भी लोग हैं जिन्हें ईश्वर या प्रकृति ने योग्यता बख्शी है। यह एहसास व्यक्ति को सफलता के चरम स्तर पर भी घमंडी नहीं बनने देता, उसे विनम्र और संवेदनशील बनाए रखता है। हार का तीसरा फायदा यह है कि व्यक्ति दुनिया को ठीक से पहचानने की योग्यता विकसित कर लेता है। वह देख पाता है कि दोस्ती का दावा ठोकने वाले कई लोग संकट की घड़ी में तुरंत किनारा कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग अप्रिय या अजनबी होने के बाद भी संकट में हाथ थाम लेते हैं। अंग्रेजी की पुरानी कहावत है, ए फ्रेंड इन नीड इज द फ्रेंड इन नीडेड, यानी असली दोस्त वही है जो संकट के दौर साथ दे। समझदार लोग विफलताओं के दौर में हताश होने के बजाय अपने परिचितों के मन में पढ़ने के या समझने की ऊर्जा लगाते हैं। हार का एक और भी फायदा है जो कि समय के लंबे अंतराल में समझ आता है। जब व्यक्ति किसी क्षेत्र में पूरी ताकत झोंक देने के बावजूद अंतिम रूप से विफल हो जाता है तो एक बारगी उसे हर तरफ अंधेरा महसूस होता है। धीरे धीरे उसे किसी नए क्षेत्र में कदम रखना पड़ता है। कई बार वह नए क्षेत्र में सफलता का ऐसा परचम लहरा देता है जो पुराने क्षेत्र में संभव ही नहीं था। बाद में वो उसी विफलता को याद करके खुश होता है जो उस समय उसे अंधेरे का एहसास करा रही थी, क्योंकि अब समय के लंबे कैनवास पर वो देख पाता है कि इस बुलंदी पर पहुंचने के लिए वो हार इतनी ज़रूरी थी। कल्पना कीजिए कि अगर फेसबुक ने ब्रायन एक्टन को नौकरी देने से मना न किया होता तो आज हमारे पास व्हाट्सएप जैसी सुविधा न होती। कहने का इस लाइन के कहने के बाद ये हुआ कि कहा जाता है कि कुछ ऐसी फील्ड होती है जिस फील्ड से हमारा और उस फील्ड में काम लगे रहते हैं, सफलता नहीं मिलती। लेकिन क्या होता है, असफलता हाथ लगने के बाद क्या होता है, हम किसी दूसरे फील्ड में जब कूदते हैं तो उसमें अपने झंडे गाड़ते हैं, मतलब सफलता हासिल कर लेते हैं। और उस समय एहसास होता है कि उस फील्ड का लाभ क्या हुआ, और हम फील्ड में असफलता मिल रही थी तो आज इस फील्ड में सफलता मिली है। उसका कारण हम लोग कहें तो इकाई कारण उसकी प्रक्रिया से भी जुड़ा हुआ होता है। उसी तरह से एग्जाम्पल के तौर पर कहा जा रहा है कि ब्रायन एक्टन जब फेसबुक में जॉब के लिए अप्लाई किए तो उनको नौकरी देने से इनकार कर दी गई, तो उनके द्वारा क्या की गई, व्हाट्सएप की खोज की गई। हार के इतने सारे फायदे गिनने से, और हम देखें तो क्या हुआ इसका फ़ायदा, हम देखें क्या इससे होता है, तो हार के इतने सारे फायदे गिनने का प्रयोजन न तो उसे महिमा मंडित करना है और न ही यह कहना कि हमें हारने का कामना करनी चाहिए। बात सिर्फ इतनी है कि ज़िंदगी के खेल भावना से खेलते हुए जीने की कोशिश करनी चाहिए। व्यक्ति को अपनी पराजय पूरी गरिमा से स्वीकार करते हुए सफलता की नई परिभाषा या रणनीति गढ़नी चाहिए। आखिर किसी परीक्षा में सफल हो जाना ही तो जिंदगी नहीं है। तो ये कहने की बात यहाँ पर है
कि हमने जो बात की सफल, क्योंकि ठोकरें हमें बेहतर इंसान बनाती है। तो क्या हम ये नहीं कहना चाहते कि आप लोग को हर समय कोई सोचना चाहिए हमारे हाथ विफलता लगे, असफलता लगे, तो क्या हो, नहीं, ये भी ठीक नहीं। अगर कोई भी काम हो और हम उस रुचि से, उस कार्य से जुड़े हुए हैं और सफलता लग रही है, हमें सफल हो जाना ही। ऐसा नहीं कि अगर सफल नहीं हुए तो ज़िंदगी नहीं है, और किसी फील्ड में हम काम कर रहे हैं, उस फील्ड में हमारी सफलता असफलता हाथ लग रही है, ऐसा नहीं कि हमारे लायक कोई काम नहीं है और ज़िंदगी में और अन्य काम, और उसमें हम अच्छे काम नहीं कर पाएंगे। हो सकता है उस फील्ड में ना जाकर हम दूसरे फील्ड में कूदें तो हम अच्छे अपने झंडे गाड़ सकते हैं। असफल हो, और अंत में हम यही कहेंगे, सफल हो जाना ही तो ज़िंदगी नहीं है, सफल नहीं होने के बाद भी बहुत सारी ज़िंदगियाँ बचती हैं। ठीक है, आज